पादप जल संबंध या प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें हमने जल के विशिष्ट गुण और उसके बाद विसरण को प्रभावित करने वाले कारक और उसका महत्व और साथ में पारगम्यता के बारे में चर्चा की गई। आज हम बात करेंगे परासरण अर्थात ऑस्मोसिस। परासरण अर्थात ऑस्मोसिस। परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही है, अर्थात परासरण भी एक प्रकार का विसरण है, एक प्रकार का विसरण है। अब अंतर क्या है? विसरण जहां विसरण ठोस, द्रव व गैस सभी के लिए होता है। विसरण ठोस पदार्थों के लिए, द्रवों के लिए और गैसों के लिए, सबके लिए होता है। जबकि परासरण जो है वह द्रवों में होने वाले, यानी द्रव पदार्थों में, द्रवों में होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं, केवल द्रवों के लिए। और वहां भी शर्त यही है कि जब कोई विलायक अर्थात जल, जब कोई विलायक अपनी उच्च सांद्रता से, विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से मिश्रित होता है तो उसे परासरण कहते हैं। अर्थात विसरण और परासरण में दो डिफरेंस हो गए। पहला, परासरण केवल द्रवों में होता है, और दूसरा, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली का होना आवश्यक है। ठीक है, तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विलायक, और विलायक अक्सर कौन सा है? जल है, क्योंकि जल में कई पदार्थ हो जाते हैं। तो विलायक या जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब विसरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। एक और चीज है, हम दो विलयन लेते हैं, एक बीकर ए है और एक बीकर है बी। ठीक है, इसमें 5% शर्करा का घोल यानी कि चीनी का घोल तैयार कर लिया, 5% शर्करा का घोल या विलयन बना लिया। ठीक है, इसका मतलब इसमें 95% जल है और 5% क्या है? शर्करा है। और दूसरी ओर जो है, ठीक है, इसमें 100% जल है, इसमें शर्करा नहीं है, 100% जल है। तो दोनों की सांद्रता अलग अलग होगी। अगर हम विलयन के तौर पर देखेंगे तो ये विलयन हो गया सांद्र, क्योंकि इसमें विलेय, चीनी या शर्करा के अणु घुले हुए हैं। तो ये हो गया सांद्र किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। और यहाँ कोई पदार्थ नहीं घुला है, केवल जल है यानी विलायक है, तो ये हो गया तनु विलयन। एक सांद्र और दूसरा तनु विलयन। ठीक है, अब हम यदि इन दोनों विलयनों को एक ही बीकर में, इसका नाम सी है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से के दोनों ओर भर दें। एक ओर भर दें 5% शर्करा का घोल जिसमें 95% क्या है? जल है, और एक ओर कर दें कौन सा? 100% जल। अर्थात ये सांद्र विलयन हमने भर दिया यहाँ और तनु विलयन भर दिया हमने इसमें, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो हम देखेंगे कि जल की सांद्रता यहाँ ज्यादा है, तो जल के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कहाँ आएंगे? इस वाले में आ जाएंगे, क्योंकि जल क्या है? विलायक है। तो विलायक के अणु या जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ध्यान दें यहाँ जल की सांद्रता 100% है और यहाँ जल की सांद्रता केवल 95% है। जबकि चीनी या शर्करा के अणु, उसके अणु यहाँ ज्यादा है, 5% है, यहाँ 0% क्या है? शर्करा है, तो वो यहाँ से कर देंगे। तो शर्त वही है कि कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, उसको विसरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तरल है, द्रव है, तो द्रवों में होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर देते हैं। तो जिसकी भी सांद्रता ज्यादा होगी तो
विलायक की सांद्रता यहाँ जाता है जल के, तो उसके अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से इधर आ जाएंगे, जबकि शर्करा के अणु यहाँ से यहाँ जाएंगे। और इसमें शर्त क्या है कि दोनों तरल हैं, पदार्थ हैं, और दूसरा उनके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो हम कह सकते हैं कि द्रवों में होने वाले मिश्रण को पराशर कहते हैं, और उन दो अलग अलग सांद्रता वाले द्रवों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हमने पृथक कर दिया था। अब विलयन के हिसाब से कहो तो ये तनु है और ये सांद्र है, क्योंकि यहाँ चीनी घुली हुई है, शर्करा घुली है, यहाँ चीनी बिल्कुल नहीं है। अगर विलयन कहोगे तो क्या कहोगे कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, क्योंकि तनु का मतलब वहां जल जाता है, विलय जाता है, और कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो इस लफड़े को छोड़ दें। सीधे सीधे लिखे कि शुद्ध जल या विलय के अणु अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता वाले विलय की ओर गमन करते हैं, इसे पराशरण कहते हैं। इसको एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा समझते हैं। देखो एक बीकर ले लें और उस बीकर में 5 या 10% शर्करा का घोल लें, शर्करा या नमक का घोल लें। इसका मतलब यहाँ 5 या 10% मान लो 10% है तो 90% यहाँ वाटर है, 90% जल है। और इसमें एक थिसिल कीप को रख दें, ठीक है, जिसका एक सिरा पार्चमेंट पेपर से बंद हो। ये थिसिल कीप को उल्टा कर दें ऐसे, और उसके मुंह को पार्चमेंट पेपर या अंडे की जो झिल्ली होती है उसे बंद कर दें ताकि बन जाएगा। और इसमें जो है इसमें रखें शुद्ध जल, 100% जल, 100% जल, और इसमें रखे वो 10% शर्करा का घोल। यहां तक भर दें 10% शर्करा का घोल, 10%, 5%, 15% जो आपकी मर्जी है। तो ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध जल है, 100% है, इसमें कोई शर्करा या नमक या चीनी नहीं घुली है। जबकि उस एक थिसिल कीप जिसके मुंह को हमने पार्चमेंट पेपर या अंड कवच, अंड का जो झिल्ली होती है अंड झिल्ली से उसके से ढक रखा है। ध्यान रहे ये पार्चमेंट पेपर या अंडे की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। और उसको एक निश्चित ऊंचाई तक ले लो, भरते वहां मार करते हैं एक, माना वो मार के यहाँ पर है एक, और इसको स्टैंड से कस दें ताकि आपका उपकरण डिस्टर्ब ना हो। और जैसे ही आप इसको इस जल की सतह में यहाँ रखते हैं तो जल के अणु, इसके अंदर 10% शर्करा का घोल है, 10% शर्करा का विलयन। इसका मतलब है कि इसमें 90% क्या है, जल है। और नीचे जो बीकर है उसमें 100% जल है। तो हम जैसे उपकरण को व्यवस्थित करते हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि इस पार्चमेंट पेपर से होते हुए ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे जैसे जुड़ जाएगा तो इस विलयन का मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपका जो मात्रा है जल का सतह जो है पहले से अधिक हो जाएगी, बी पर आ जाएगा। कुछ देर और रहेंगे तो वो सी पर आ जाएगा। इस थिसिल कीप में उस विलयन के जल का स्तर ऊपर होना यह दर्शाता है कि जल के अणु बीकर में से कहां जा रहे हैं, थिसिल कीप में जा रहे हैं, पार्चमेंट या अंडे की झिल्ली से होते हुए, क्योंकि यह अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। हाँ, शर्करा के अणु यहाँ से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ शर्करा है, तो शर्करा भी अपने अधिशासन जीवा है। तो फिलहाल हमें प्रदर्शन करना है कि शुद्ध जल या विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए उस झिल्ली के दूसरे को उपस्थित घोल या विलयन में प्रवेश करता है, इसी का नाम है पराशरण। ठीक है, अब देखो पराशरण कितने प्रकार का होता है? पराशरण 2 प्रकार का होता है। पराशरण के प्रकार, पराशरण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अंतः पराशरण, अर्थात एंड ऑस्मोसिस।
एंड ऑस्मोसिस। और दूसरा होता है बहिःपरासरण या बाह्य परासरण। बहि भी कह सकते हैं और बाह्य। बहिःपरासरण एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस। परासरण के प्रकारों को समझने से पहले हम एक चीज देखेंगे, कोशिका रस किसे कहते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक कोशिका में, चाहे वो जंतु हो या पादप कोशिका हो, उनमें कोशिका झिल्ली होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है। इसके अलावा केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, और अन्य कोशिकाएं होते हैं। ये सारा जीव जंतु कहलाता है। इन रिक्तिकाओं के अंदर का रस, रिक्तिका के अंदर एक रस पाया जाता है जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। रिक्तिका रस कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोशिका रस। कोशिका रस। अब एक कोशिका की अपनी सांद्रता है, उसमें खनिज, विटामिन, अन्य चीज घुले हुए हैं और रिक्तिका के अंदर है, और रिक्तिका रस कोशिका से आता है। और एक हमें बाह्य विलयन दिया गया है, जो बनाया हमने बीकर में बनाया, ग्लास में बनाया, वो बाह्य विलयन दिया गया है। यह है बाह्य विलयन। बाह्य विलयन, ठीक है। तो इस बाह्य विलयन की तुलना में रिक्तिका रस की सांद्रता कितनी है, इसके आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नंबर 1, अल्पपरासरी। अल्पपरासरी। दूसरा, समपरासरी। और तीसरा, अतिपरासरी। कोशिका रस या रिक्तिका रस की तुलना में दिए गए विलयन की सांद्रता कम है, अधिक है या बराबर है, इसके आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक अल्पपरासरी, जिसे कहते हैं हाइपोटोनिक। दूसरा समपरासरी, आइसोटोनिक। और तीसरा अतिपरासरी, हाइपरटोनिक। हाइपो, आइसो और हाइपर, तीनों। अब कैसे? यदि दिए गए बाह्य विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम है, इसकी सांद्रता कम है और कोशिका रस की सांद्रता अधिक है, तो ऐसा विलयन कहलाएगा अल्पपरासरी। यदि दिए गए बाह्य विलयन की सांद्रता कोशिका रस या रिक्तिका रस की तुलना में कम सांद्र है, अर्थात इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो यह विलयन कहलाएगा अल्पपरासरी, ठीक है। और यदि दिए गए विलयन और कोशिका रस की सांद्रता बराबर है, इक्वल है, तो कहलाएगा समपरासरी विलयन। और यदि दिए गए विलयन, बाह्य विलयन की सांद्रता अधिक है और इसकी क्या है, कम है, तो यह बाह्य विलयन कहलाएगा अतिपरासरी या हाइपोटोनिक। इसी आधार पर परासरण 2 प्रकार होता है, एक अंतःपरासरण और एक बाह्य परासरण। तो ध्यान दीजिए जरा, पहला देखा हमने अंतःपरासरण। अंतःपरासरण, यदि किसी जीवित कोशिका को, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका को, किसी ऐसे विलयन में रखा जाता है, ठीक है। यदि किसी जीवित कोशिका, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उसको किसी ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी परासरता अल्पपरासरी हो, अर्थात यह अल्पपरासरी विलयन है, हाइपोटोनिक है, अर्थात इसके अंदर जो कोशिका रस है इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता क्या है, कम है। ये अधिक है, कम है, कम को बोलते हैं अल्पपरासरी। तो हम देखते हैं कि इस बाहरी विलयन से जल के अणु या विलाय के अणु धीरे धीरे कहा जाता है कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, झिल्ली को पार करते हुए। यहाँ पर कोशिका झिल्ली अल्पपारगम्य या चयनात्मक झिल्ली का कार्य करती है। तो धीरे धीरे जब कोशिका में जल के अणु अंदर जाएंगे तो कोशिका धीरे धीरे क्या होगी, फूलती जाएगी, स्फीत हो जाएगा। आमतौर पर कहते हैं फूलना, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं स्फीत या टर्बिड हो जाएगी। क्या काम है, जब किसी जीवित पादप या जंतु कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कम हो, अर्थात वह विलयन अल्पपरासरी हो, तो ऐसी स्थिति में
बाहरी विलयन जो कि अल्प पराशरीय है उसे जल के या विलायक अणु धीरे धीरे झिल्ली को पार करते हुए कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और कोशिका फूल जाती है, स्फीत हो जाती है। इस घटना को अंतःपराशरण कहते हैं। अंतःपराशरण कहते हैं यानी बाहरी माध्यम से कोशिका के अंदर जल का प्रवेश, बाहरी विलयन से जल के अणु का कोशिका के अंदर प्रवेश उसे अंतःपराशरण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप एक कटोरे में या किसी तस्तरी में प्लेट में कुछ किशमिश रख दें। आपने देखा है किशमिश कैसे होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, और उसको रात भर पानी में भिगो दें तो सुबह देखेंगे वो किशमिश फूल जाते हैं, अंगूर बन जाते हैं। इसका मतलब बाहरी वो जल जो है वो तनु विलयन है, अल्प पराशरीय है और किशमिश के अंदर का सांद्रता ज्यादा है तो बाहरी माध्यम से जल के अणु किशमिश के अंदर मिल जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो किसी भी कंडीशन में जब कोई कोशिका अल्प पराशरीय या अपनी कोशिका रस के सांद्र की तुलना में कम सांद्र विलयन में डाले जाती है तो धीरे धीरे जल या विलायक के अणु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसको हम अंतःपराशरण कहते हैं और इसका प्रयोग जो है वो प्रैक्टिकल में भी है। पहला प्रयोग यही है, हम हालांकि वहाँ आलू वाला है क्योंकि आलू पराशरण रश्मि द्वारा अंतःपराशरण क्रिया का प्रदर्शन। दूसरा अब आता है बाह्य पराशरण। दूसरा बाह्य या बहिःपराशरण। बहिःपराशरण जब किसी जीवित पादप या जंतु कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखा जाता है, ऐसे कहता है जिसकी सांद्रता अधिक है अर्थात यह अति पराशरीय विलयन है। इसका मतलब कोशिका रस की सांद्रता क्या है, कम है, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। कोशिका रस की सांद्रता क्या है, कम है, और इस दिए गए विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है। तो ऐसे में जल के अणु कोशिका से बाहर आएंगे और इस झिल्ली से होते धीरे धीरे बाह्य विलयन में आएंगे तो धीरे धीरे कोशिका पिचकती जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं स्लग या फ्लैक्सिड, फ्लैक्सिड हो जाएगी। इसे कहेंगे बहिःपराशरण। ठीक है, अब इसका उदाहरण है आप चीनी या नमक का घोल बनाइए, ठीक है, 10% मिश्रण बनाइए और उसमें अंगूर रख देंगे तो वो अंगूरों के अंदर से जो जल है वो धीरे धीरे बाहर अंगूर पिचक जाएंगे और वो किशमिश बन जाएंगे। तो क्या कहा, इसका मतलब है यहाँ कोशिका से जल का बाहर की तरफ पलायन हो रहा है, जबकि अंतःपराशरण में बाहरी माध्यम से जल अंदर जा रहा था, इसमें कोशिका से जल बाहर आ रहा है। तो ये अंतर है बहिःपराशरण और अंतःपराशरण। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि यदि हम किसी कोशिका को एक ऐसे माध्यम में रखें जिसकी सांद्रता इसके कोशिका रस की सांद्रता और दिए गए विलयन जो बाहरी विलयन है इसकी सांद्रता दोनों के हैं बराबर है, अर्थात यह समपराशरीय विलयन है। इस दिए गए विलयन की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता क्या है, बराबर है। तो ऐसे में तो क्या होगा, जितने जल के अणु बाहर से अंदर जाएंगे उतने जल के अणु बाहर अंदर से बाहर भी आएंगे, अतः कोशिका के कुल आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जैसी है ऐसा नहीं कि पराशरण नहीं होगा, अंतःपराशरण भी होगा, बाह्यपराशरण भी होगा, लेकिन बराबर मात्रा में। अगर दो अणु जल के अंदर जाते हैं, दो अणु बाहर आते हैं, दो अणु जाते हैं, दो अणु बाहर, ये क्रिया चलती रहेगी, लेकिन कोशिका के कुल आयतन पर या साइज पर या आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि यह विलयन क्या है, पराशर समपराशरीय है, अर्थात इसकी सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता बिल्कुल बराबर है। तो फिलहाल पराशरण दो तरह का, एक अंतःपराशरण और एक बहिःपराशरण। अब आता है कि पराशरण का क्या महत्व है, पादपों के लिए पराशरण का महत्व, पराशरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, पराशरण का महत्व। सबसे पहली बात तो यह है कि मूल रोगों द्वारा जब पादप क्या करता है, जल अवशोषण करता है। मूल रोगों द्वारा जल अवशोषण में पराशरण के कारण ये होता है। ठीक है, दूसरा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का परिवहन या प्रवेश पराशरण द्वारा होता है। ठीक है,
और तीसरा पादपों के एक भाग से, जैसे जड़ से तने में, तने से पत्ती में, तो एक पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में जल का स्थानांतरण या परिवहन परासरण द्वारा होता है। पहले मूल द्वारा जल का अवशोषण, दूसरा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का परिवहन या स्थानांतरण, और दूसरा पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में, जैसे जड़ से तने में, तने से पत्ती में या पुष्प में, फल में, ठीक है, इसका परिवहन भी परासरण द्वारा होता है। और चौथा है कि परासरण के कारण कोशिका स्फीत अवस्था में रहती है, स्फीत अवस्था में रहती है, तो उसके उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी रूप से वो सक्रिय रहता है और वो उसमें वृद्धि भी आसानी से होती है, ठीक है। अगर कोशिका में जल का प्रवेश कम होगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, उसकी उपापचयी क्रियाएं कम हो जाएगी, तो वृद्धि भी नहीं करेगा। जैसे ताजे फल, ताजी पत्तियां होती हैं, इसका मतलब वो जल में के परासरण के कारण होती है। और अगला सबसे है कि परासरण जो है वो पौधों को अधिक ताप पर शुष्कन यानी कि ड्राइंग, सूखने से, और या अत्यधिक कम ताप पर क्या कहते हैं, हिमीकरण, फ्रिजिशन से भी बचाता है, ठीक है। परासरण के कारण अधिक ताप पर शुष्कन और कम ताप पर हिमीकरण से भी पौधों को या पुष्पों को बचाता है, ठीक। अब एक टॉपिक है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये एक प्रकार का बहिःपरासरण है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको ये बताया था कि जब किसी जीवित कोशिका को उससे अधिक सांद्रता वाले यानी अति परासरी विलयन है, अर्थात इसकी सांद्रता अधिक है, और इसमें हमने कोई एक कोशिका रख दी जिसका कोशिका रस की सांद्रता क्या है, कम है, तो निश्चित रूप से कोशिका के अंदर से जल धीरे धीरे कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा और बाह्य विलयन में आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप कोशिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी, स्लथ हो जाएगी। इस घटना को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ध्यान से लो, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, इसका मतलब है कि बहिःपरासरण और जीव द्रव्य कुंचन एक जैसे है। हाँ, इतना है कि बहिःपरासरण कुछ समय के लिए है, हम लगातार उस कोशिका को उसी विलयन में रखे रहे तो जल लगातार अंदर से बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले कोशिका भित्ति सिकुड़ेगी, लेकिन कोशिका भित्ति एक निश्चित सीमा तक सिकुड़ सकती है, उससे अधिक नहीं। फिर धीरे धीरे उसका जो है जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली कोशिका कला इस कोशिका भित्ति से अलग हो जाएगी और जीव द्रव्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। और अभी समय तक यदि हम उसको अति परासरी विलयन में डुबाए रखें, पहले ये और फिर देखना कोशिका भित्ति में एक समय तक सिकुड़गी, जीव द्रव्य झिल्ली और सिकुड़ जाएगी, और उसके अंदर जो जीव द्रव्य है वो अत्यंत घना गाढ़ा होकर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा। ये जीव द्रव्य कुंचन है। इसका मतलब यदि बहिःपरासरण को लंबे समय तक होने दिया जाए, ये तो खाली डेमोन्स्ट्रेशन है, अति परासरी विलयन लाए, किसी पादप कोशिका को उसमें डाल दिया, हमें पता है कि इसकी सांद्रता क्या है, कम, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, तो कोशिका के अंदर से जल धीरे धीरे कोशिका भित्ति और झिल्ली में से होते हुए कहाँ आएगा, बाहर निकल आएगा, कोशिका धीरे धीरे सिकुड़ेगी। पहले सिकुड़ेगी कोशिका भित्ति एक निश्चित सीमा तक सिकुड़ती है, उसके बाद फिर कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को छोड़ देगी, उसके अंदर जलाएगा और लास्ट में जीव द्रव्य धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर के पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे और काफी समय तक रखने पर, ठीक है, जीव द्रव्य एक किनारे पर सिकुड़ जाएगा। इससे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन, अर्थात जीव द्रव्य का सिकुड़ना। आप क्या सोचते हो कि ये कोशिका भित्ति है, ये वाली, ये कोशिका झिल्ली है, तो
तो क्या इसके जो गैप है, इस गैप में कुछ नहीं होगा, परासरण दोनों तरफ होता है। जब यहाँ से जल के अणु यहाँ बाहर आएंगे तो बाहर से भी एक विलयन अंदर जाएगा, तो इस वाले स्थान में अति परासरी विलयन घुस जाता है। इसके लिए खाली गैप नहीं होता, कौन सा घुस जाता है, अति परासरी यहाँ घुस जाता है। हाँ, लगातार पानी बाहर जाता है, यहाँ अंदर कम जाता है, इसे शुरू जाता है। लेकिन जीवन झिल्ली या कोशिका झिल्ली या कोशिका कला और कोशिका भित्ति के बीच में जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान नहीं, बल्कि में अति परासरी विलयन प्रवेश कर जाता है। और यदि इस जीवजल के कुंचित कोशिका को डीप्लाज्मोलाइसिस सेल को पुनः आसुत जल में रखा जाए, आसुत जल जानते 100% वाटर और कुछ नहीं, डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल में अगर रख दें तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे अब बाहर से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और जो अति परासरी विलयन है नीचे आ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जीवजल में फैलेगा, कोशिका झिल्ली फैलेगी, अंत में कोशिका अपना पूर्ण प्रारंभिक रूप धारण कर लेगी। यानी कि यदि जीवजल कुंचित कोशिका को पुनः आसुत जल में रखा जाए तो धीरे धीरे उस आसुत जल में से जल के अणु कोशिका भित्ति और झिल्ली से होते हुए अंदर जाएगा और कोशिका धीरे धीरे फैलेगी और अपना पूर्ण रूप धारण कर लेगी। इस क्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। जीवद्रव्य विकुंचन, ध्यान रखना, पहले जीवद्रव्य कुंचन था, अब जीवद्रव्य विकुंचन यानी बैक आ रहा है वापस, अर्थात डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस और ये हो गया डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। और इसके लिए आसानी से आप एक प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया एक पादप का, और उस पादप का नाम है रोहियो डिस्कलर। रोहियो डिस्कलर एक पादप है, रोहियो डिस्कलर। इस पादप की पत्ती, इस पादप की पत्ती इसके निचले बाह्य त्वचा से कुछ निचली बाह्य त्वचा से कुछ कोशिकाएं ले लेते हैं। ध्यान रहे, इसमें एक बैंगनी रंग का पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? बैंगनी रंग का पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है। इसलिए माइक्रोस्कोप में दिखने पर, सूक्ष्म दर्शक दिखने पर बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। हमने दो कोशिकाएं चुन ली और इन दोनों कोशिकाओं को हम अलग अलग माध्यम में रखते हैं। एक रखते हैं हम सांद्र विलयन में, जो इसकी सांद्रता इससे अधिक हो, तो यह है अति परासरी या सांद्र विलयन, और इस कोशिका को इसमें डाल देते हैं। क्या होगा? बहिर्परासरण होगा, जीवद्रव्य कुंचन होगा, अर्थात कोशिका के रस से जल धीरे धीरे कोशिका झिल्ली में से होते हुए अति परासरी विलयन में आने वाला है, तो ये कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो निश्चित रूप से कोशिका भित्ति सिकुड़ेगी, कोशिका झिल्ली सिकुड़ेगी, जीवद्रव्य सिकुड़ेगा, तो वो एक किनारे पर इकट्ठा हो जाएगा। और ऐसी कोशिका को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो बैंगनी बिंदु साफ दिखाई देगा, क्योंकि सारा जीवद्रव्य एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया है, तो आपको उसके अंदर एक बैंगनी रंग का बिंदु दिखाई देगा। और यदि दूसरी कोशिका को एक अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो जल के अणु बाहर से अंदर जाएंगे तो वहां पूरी कोशिका बैंगनी दिखाई देगी, उसके अंदर बिंदु नहीं होगा। क्योंकि बिंदु कहां होगा? इसमें होगा। तो कहने का मतलब है कि जीवद्रव्य विकुंचन को हम रोहियो डिस्कलर के पत्ती के निचली अधिचर्म या निचली बाह्य त्वचा की से पृथक के लिए कोशिकाओं में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी जो अक्सर परीक्षा में आती हैं। आज से 2 साल पहले तो परीक्षा में आई थी, और वो 3-4 तरह के दाब है। पहले का नाम है परासरण दाब, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको संक्षेप में ओपी कहते हैं। ओपी कहते हैं। देखो, एक बीकर है, उसके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, यह है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, और इधर है जल, 100% जल, और इधर है 5 या 10% शर्करा का विलयन, शर्करा का विलयन।
अर्थात इसमें 95% जल है। जल की सांद्रता पर गौर करें, 100% जल, कोई चीनी या नमक नहीं घुला है। और यहाँ 95% जल है, यहाँ 5% या तो चीनी का या नमक का घोल है। अब जल की सांद्रता किधर है ज्यादा, इधर ज्यादा है। ए में जल की सांद्रता है और बी भाग में जल की सांद्रता कम है। तो पराशर दाब वह दाब जो जल या विलायक के अणुओं को, हमें पता है कि पराशर कहता है अधिक सांद्रता से कम की हो जाएगा, यहाँ से जल के अणु इधर की ओर जाएंगे और चीनी के या नमक के अणु यहाँ से इधर को आएंगे। तो इसको कहते हैं पराशर। मैं बात कर रहा हूँ पराशर दाब की। पराशर दाब वह दाब है जो शुद्ध जल या विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरे ओर उपस्थित विलयन में प्रवेश करने को से रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे पराशर दाब कहते हैं। एक बार फिर सुने, वह दाब जो शुद्ध जल या विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उस दाब को पराशर दाब कहते हैं। और किसी भी विलयन का पराशर दाब इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें विलय के अणु कितने घुले हुए हैं, कितना विलय घुला हुआ है। ठीक है, कितने विलय घुला हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं पराशरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या इस पर निर्भर करता है। जैसे 5% विलयन है तो धीरे से जाएगा, 10% विलयन है तो और तेज से जाएगा, 15% का और तेज है। क्यों? इसका पराशर दाब बढ़ जाता है। तो पराशर दाब वह दाब है जो शुद्ध जल या विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित विलयन में प्रवेश करने को से रोकने के लिए आवश्यक होता है, उस दाब को पराशर दाब कहते हैं। ध्यान रखो, पराशर दाब किसका होगा? विलयन का होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, तो वही ये विलयन तय करेगा कि जल के अणु कितनी तेजी से आएंगे, कितने धीमे आएंगे। अगर ये तनु है तो धीरे आएंगे, सांद्र है तो और तेज आएंगे। ये पराशर दाब ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती होता है उस विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। कल मैं जो बताऊंगा इसके आगे ट्रिगर प्रेशर यानी कि स्प्रिंग दाब, वॉल प्रेशर, भित्ति दाब, डीपीडी डिफिजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है, और उनका आपस में संबंध और एक जल विभव। तो आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए और किताब से मिलाइए। तो ठीक है, इसी बात का फायदा है।